और कैसे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना जो सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं? देखिए क्या है कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं उस पर हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। यानी जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उस पर फोकस भी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेग्लिजिबल हैं, कभी कभी आती हैं, उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करें, ठीक। तो जहाँ जहाँ हम ज़्यादा फोकस करें ये समझिए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको आप याद ही रखना है। और हम बता भी देते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ें याद नहीं रखनी है, ठीक। तो जैसे अगर आप देखते हैं पीछे हमने देखा था कि हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इजकल टू स्टेन स्ट्रेस इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसे फार्मूला वगैरह देखा था। इसके बाद हमने आपको पॉइजन्स रेशियो के बारे में बताया कि पॉइजन्स रेशियो कितना होता है कितना नहीं होता है, ठीक। तो ह्यूमन टिश्यू के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। माइल्ड स्टील के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0.285 के आसपास होती है, ठीक। रॉट आयरन का भी इसी के आसपास 0.3 के आसपास होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ जो इलास्टिक कांस्टेंट थे, जैसे कुछ इलास्टिक कांस्टेंट आपको ई बताया गया था, ई क्या होता है, जी क्या होता है। हमने बताया था कि जो जी है उसी को आप क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं या शियर मॉडुलस बोलते हैं। दो नाम होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसको शियर मॉडुलस तो आप जानते हो, लेकिन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि होगा कि नहीं होगा। और जी को कहीं कहीं इसको सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कहीं कहीं हम रेजिलेंस बोल दें तो समझिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है यहाँ पे। और दूसरा क्या है? शियर मॉडुलस है, ठीक। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से भी कर सकते हैं और सी से भी। जनरली जी से किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं सी से भी किया जाता है। अब ये क्या है? के बल्क मॉडुलस हो गया और म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशियो है। सारी चीज़ें आप जान रहे हो, पर उसमें जो रिलेशंस है वो कैसे रिलेशंस है, क्या है? अब देखिए जो ई की वैल्यू है, जो पॉइजन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ये जनरली क्या होता है? बल्क मॉडुलस से ज़्यादा होता है। बल्क मॉडुलस से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है तब इस कम वाले क्वांटिटी में के में आप 3 से क्या किए हो? मल्टीप्लाई किए हो। तो इस तरह से रिलेशन एक आ गया। देखिए कौन सा रिलेशन है? एक कहते हैं ई इजकल टू, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इजकल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस 1 - 2 म्यू, ठीक। और इसके बाद फिर जो दूसरा है वो क्या कहते हैं? ई इजकल टू 2g। ई इजकल टू कितना? 2g, यानी 2 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर क्या है? 1 + म्यू है। इसके बाद फिर नीचे हमने लिखा है कि एक रिलेशन ऐसे लिखा है, सेम जो लेटर्स लिखे गए उनकी मीनिंग्स वही वही ऐसे म्यू की वैल्यू है। अब इनको लिखने को तो लिख दिया हमने, लेकिन इनको याद कैसे किया जाए? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम भूल जाते हैं। ये सारे फार्मूले आप भूल जाओगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, वो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि E इजकल टू, हमने तो इतना बता दिया कि E की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वाली क्वांटिटी पहले आप लिख लोगे, E इजकल टू लिख लोगे, इतना तो नहीं भूलोगे। अब क्या है? E इजकल टू हमने क्या लिखने हैं? देखो यहाँ पे क्या है? G है, और G को ही हम क्या कहते हैं? C कहते हैं। G को ही हम क्या कहते हैं? C कहते हैं, ठीक। तो C का मतलब होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर होता है? तीसरा लेटर होता है। तीसरा लेटर हो गया। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का मतलब C, C का मतलब G, यानी E इजकल टू 2G या 2C। अब ऐसे आप रखना 2C या 2G, दोनों बात क्या होता है? एक ही, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। इतने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो इतना तो आपको समझ में आया। इसमें कैसे याद रखना है? E तो हो गया, E के बाद ये 3 आपको याद रखेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें होगा कि 2 रखें या 3। तो यहाँ पे 3 रखना है, और ये क्या है? 11 होता है। क्या होता है? 11, यानी 3 के बाद ज़्यादा वाला कितना है? 11 है। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद क्या था? 3 था। तो इतना तो कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा। अब बचा कितना? देखिए अब इसको कैसे याद रखा जाए कि एक तो दोनों में है, दोनों में ही आएगा। अब एक में माइनस है और एक में क्या है? प्लस है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या था? कम था। 2 क्या है? 3 से क्या है? कम है। तो 2 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। 2 में क्या करना पड़ेगा? कुछ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है तो 3 में कुछ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी जो ज़्यादा वाली क्वांटिटी है उसमें से आप कुछ रिड्यूस कर दो, और कम वाला जो है उसमें कुछ ज़्यादा ऐड कर दो।
इतने तो आप समझ आ गए कि 3 जहाँ रहेगा वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ 2 रहेगा वहाँ पे प्लस। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, कम है, तो इसको ज़्यादा करना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। 3 क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें कम करने के लिए घटाना पड़ेगा। और जब घटाना पड़ रहा है तो कितना घटाना पड़ेगा, 3 है तो यहाँ पे 2, यानी उससे एक कम, उससे एक कम, यानी 3 में से एक गया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 में से एक गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 1। इतनी बात आप समझ में आएगी। तो अब आप इसको याद कर सकते हो। ठीक, कैसे याद किया हमने, देखो इसको जो हमने याद किया वो कैसे याद किया, देख लीजिए एक बार फिर से ट्रिक। जैसे e इजकल टू जो आपने लिखा, अगर आप यहाँ 3k लिखते हो, जब 3k लिखा यानी 3 के बाद ज़्यादा वाला आ गया, तो अगर ज़्यादा आ गया तो एक तो दोनों में होता है, अगर ये 3 ज़्यादा है मतलब ज़्यादा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और 3 में से कितना घटा दो कि यहाँ पे 2 आ जाए, सॉरी 3 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप क्या लिखोगे, e इजकल टू 2c लिखोगे, यानी 2 के बाद 3 लिखोगे, c या तो g लिखोगे, और उसके बाद क्या करना, एक तो लिखना ही। अब माइनस करें यहाँ प्लस, एक कम है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और कितना घटाते हैं, 2 में से एक घटाते हैं तो म्यू हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। अब आते हैं इस पे, इस वाले पे कैसे लिखना है। ऊपर आपको याद रहता है 9 kg, 9 किलोग्राम का कोई चीज़ है। अब ऊपर अगर 9 किलोग्राम आपने लिख दिया, 9 kg जब आपने लिख दिया तो समस्या आई नीचे, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इस पे एक ऐसे एरो लगा देना है। इसका क्या मतलब हो गया, यानी 9k और प्लस g लिखना है, लेकिन आप है कितना 3k, फिर लिखने के बाद इसमें रूट लगा देना है। इसमें क्या लगा देना है, रूट, और 9k का यानी सिर्फ रूट इतने में लगाना है 9 में, तो ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही आ जाएगी 9 kg बाई रूट 9 का क्या हो जाएगा 3k प्लस जी। ऐसे आपको करना है। ठीक, इतना में कोई डाउट नहीं, अब याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं इसका, यानी 3 किलोग्राम माइनस 2g, 6 किलोग्राम प्लस 2g। अब यहाँ पे समस्या है कि इसको कैसे याद किया जाए, तो आपको 1 मिनट के लिए इसको क्या मान लेना है, देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, कितना, यानी 3 माइनस 2, जब आप 3 माइनस 2 करोगे तो 1 हो जाता है, और नीचे 6 प्लस 2 इजकल टू 8। तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि 1/8 का रेशियो किसका रेशियो होता है, यानी जब पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं तो पॉइजन्स रेशियो वैसे भी क्या होता है, 1 से कम होता है। तो देखिए 1/8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से कम आएगा। तो पॉइजन्स रेशियो में हम देखेंगे कि 1/8 आता है। कैसे आता है, 3k यानी 3k माइनस 2g, 3k माइनस 2g कर लोगे, और यहाँ क्या 6k प्लस 2g करोगे। अब वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि 3k प्लस 2g करें या 6k, तो 6k प्लस 2g करोगे तभी तो 8 आएगा। ठीक, वेरी गुड। अब हम देखते हैं आगे। अब क्या है, हम कह रहे हैं कि फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल आर प्लास्टिक मटेरियल, आप कोई इनकम्प्रेसिबल मटेरियल ले लीजिए और प्लास्टिक मटेरियल। अब दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम कैसे है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने रबर लिया, क्या ले लिया, रबर, रबर ले लिया, एक कोई क्यूब ले लिया रबर का। अब ये जो रबर है इस पे आप कोई भी स्ट्रेस लगा लो, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, तीनों डायरेक्शन में आपने जब स्ट्रेस लगाया तो नहीं, 3 डायरेक्शन में मत लगाओ, इसमें 2 ही, एक डायरेक्शन में लगा लो, तीनों में करोगे थोड़ा समस्या आएगी। अब एक डायरेक्शन में आपने कोई स्ट्रेस लगा दिया, अब होगा कि अगर ये रबर है तो अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी ऊपर वाला डायमेंशन निकल जाएगा, उधर पीछे वाला जो बोर्ड के पीछे डायमेंशन से और आगे है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी जो वॉल्यूम थी सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर क्यूब थी या 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक, अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब थी तो इनिशियल में 100 थी, आफ्टर द कंप्रेशन भी क्या हो जाएगी, वी फाइनल भी अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रह गई। तो इसका क्या मतलब है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, आप खुद आप बता दीजिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, जब स्ट्रेस लगाया यहाँ पे तो
जो ऊपर का डायमेंशन था वो भी एक्सटेंड हो गया, इस साइड का लेटरल डायमेंशन क्या हो गए, एक्सटेंस हो गए, और इस तरह से उसमें एक्सटेंशन हुआ कि उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। जो इनिशियल वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर की वही फाइनल भी है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम का, 100 माइनस 100 दैट इज 0। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप जानते हो क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है और टोटल वॉल्यूम 100 था, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी इस केस में प्लास्टिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है, रबर कैसा मटेरियल है, रबर जो है आपको इसको नोट करके बहुत अच्छे से लिखना है, रबर क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है, और साथ साथ में इसको इनकम्प्रेसिबल भी कह सकते हो, प्लास्टिक मटेरियल है, यानी प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल की केस में आप क्या देख रहे हो कि जो चेंज इन वॉल्यूम था वो 0 हो जा रहा है। अब अगर ये चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो फिर क्या हो सकता है, इसके आगे देखिए, तो हमने क्या लिखा, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और कल हमने बताया था आपको कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो सिग्मा बाई 0 डेट इज़ इनफाइनाइट, यानी अब ये जो सिग्मा हो गया क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं कि क्या होती है, इनफाइनाइट होती है फॉर इनकम्प्रेसिबल मेटल, बिल मटेरियल, यानी जितने भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होते हैं उसके लिए सिग्मा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, और आगे देखिए क्या है। अब अगर ये सिग्मा क्या हो गई, बल्क मॉडुलस ऑफ के की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो यहाँ से जो एक रिलेशन आप पढ़ते हो, यानी वहाँ के बाद इतना लिखने के बाद हम इस साइड लिख रहे हैं, तो ये एक रिलेशन जो आप पढ़ते हो इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, यही तो पढ़ते हो। तो 3 के 1 माइनस 2 म्यू लिखा हमने, तो जब यहाँ आप देखोगे ई इक्वल टू 3 के 1 माइनस कितना 2 म्यू होगा, हाँ ठीक। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ई बाई 3 के कर लें, अब हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ से किस मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल फॉर प्लास्टिक आर रबर, रबर आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मटेरियल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होता है, और यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट हो गया। अगर ये इनफाइनाइट हो गया, नीचे वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब 0 इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 2 म्यू, यानी इतना इक्वल टू 0। तो आप बता दीजिए 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे 1 इक्वल टू 2 म्यू, माइनस 2 म्यू को उधर लेके जाइए, तो 1 इक्वल टू 2 म्यू हो गया, या म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई, इसको 2 को इधर लेके आइए तो 1 बाई 2 हो गया, या 0.5, तो कितना आ गया, 0.5। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि प्लास्टिक मटेरियल के लिए, यानी ये जो हमने डिस्कशन पूरा किया, इस पूरे डिस्कशन से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी हैं, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखनी है कि यहाँ से जो क्या रिमेंबर करना है, रिमेंबर में जो 3 पॉइंट हैं वो कौन कौन से, फॉर प्लास्टिक मटेरियल और रबर म्यू इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0.5 आ गया। ये आपको याद रखना चाहिए। और दूसरे पॉइंट क्या याद रखना है, के इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर, किसके लिए, के इक्वल टू जो इनफाइनाइट है और किसके लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें थी, और क्या बता सकते हो भाई साहब आप,
ठीक है। और यहाँ से हाँ, और वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा, यानी यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हो कि जो प्लास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल, म्यू इक्वल टू जीरो तो होगा है, साथ साथ में चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक, वेरी गुड। देख लीजिए, अगर कहीं से डाउट हो तो बताइए, देख लीजिए। अब हम देखते हैं आगे, जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। यानी जो हुक्स लॉ थे उनका जो फार्मूला आपने पढ़ा था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेन मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं। उसके एप्लीकेशंस से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे यदि हम बात करें लोडिंग की बात करें, अब ये जो लोडिंग है वो कई तरीके की लोडिंग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जो आपको बताने जा रहे हैं वो यूनी एक्सियल लोडिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, किसके बारे में बात करते हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग। तो आप जो नोट करोगे, पॉइंट जो नोट करना है आपको, वो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग के बारे में देखना। अब ये यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल लोडिंग क्या है, जो लोडिंग होती है आप यूनी एक्सियल भी कर सकते हो, बाई एक्सियल भी, और ट्राई एक्सियल भी होता है। ठीक, तो ये देखिए यूनी एक्सियल बाई एक्सियल क्या है। सपोज कीजिए कि कोई एक मेंबर था, उस मेंबर से हमने एक ब्लॉक लिया, एक क्रॉस सेक्शन लिया, काट दिया, उसको हमने क्या किया, जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से। ये जो ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा ठीक। अब हम कर क्या रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रेसेस आप लगा रहे हो इसके अलॉन्ग लगा रहे हो, यानी सिग्मा एक्स एक्स लगा रहे हो। ठीक, सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, और ये जो वाई डायरेक्शन है, यानी इसमें 3 डायरेक्शंस आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक, ये आपका y है, ये आपका x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, z हो गया। तो हमने सिर्फ किस में लगाया है, x डायरेक्शन में हमने जब लोडिंग लगाई है, तो जब आप x डायरेक्शन में लोडिंग लगाओगे तो इसमें जो स्ट्रेन होगा, जिसको हम बोलेंगे पहला लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो आप देखिए जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शंस में हो रहा है वो हो क्या रहा है कि इस डायरेक्शन में आप लगा रहे थे, तो इसमें जो सिग्मा बाई ई हो जाएगा, सिग्मा बाई एक्स। कैसे होता है, आप आ जाइए यहाँ पे देखिए, जो आप लिखते हो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन लिखते हैं, तो हमने बताया था सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब प्रोपोर्शनल हटाते हो तो यहाँ पे ई इंटू ऐसे लिख लेते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ से तो स्ट्रेन आपको याद रखना है कि स्ट्रेन इजकल टू सिग्मा बाई ई, और स्ट्रेन की जो यूनिट होती है यूनिट लेस होता है, तो आप समझ सकते हैं सिग्मा की जो यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, वही यूनिट किसकी है, ई की भी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से कट के क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाता है। तो जब आप स्ट्रेन लिखोगे तो याद रखिए कि उसमें सिग्मा बाई ई आएगा ही आएगा। ठीक, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इतना हो गया, लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हो तो क्या वाई डायरेक्शन में या क्या जेड डायरेक्शन में
कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज होंगी कि नहीं होंगी? तो बिल्कुल होंगी। जैसे हो क्या रहा है, अब जब आप एक्स डायरेक्शन में, जैसे ब्लॉक था, इस ब्लॉक में जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए या स्ट्रेस लगाए तो ऊपर का जो डायमेंशन था वो डिक्रीज हो गया, इधर का जो डायमेंशन था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब उसमें भी लेटरल स्ट्रेन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेटरल स्ट्रेन हो रहा है। और जो वो लेटरल स्ट्रेन है उसको जो आप निकालोगे वो कैसे निकालते हैं वो देखिए, यानी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इजकल टू आप लिखोगे क्या, वो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिखोगे, और माइनस क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये चीज़ें देखिए कैसे वो आया, तो हमने म्यू की वैल्यू बताई थी, म्यू इक्वल टू क्या लिखते हो आप, लेटरल स्ट्रेन, यानी लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही आप लिखते हो, यही तो लिखते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमको लेटरल स्ट्रेन चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो लेटरल स्ट्रेन को हमने वहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में जो हो रहा है तो उसको हम 5y से रिप्रेजेंट किए हैं, तो दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, तो म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन बोल दिया, तो आ गया कि नहीं आ गया, यही आ गया। यानी जब स्ट्रेन इन वाई करोगे तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन एक्स। ध्यान देना है कि वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, तब आप वहाँ पे माइनस लगा दोगे। यही गलती हमसे होती है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाते हैं, सिर्फ लिख देते हैं म्यू टू, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स, यहाँ पे भी एक्स ही होगा। ठीक, यानी जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यदि हम कहें एग्जाम्पल के लिए एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है आपका, सपोज कीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो मान लिया जाए 30 यूनिट है। कितनी यूनिट है, यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में अगर 30 यूनिट है और उस मटेरियल का जो पॉइजंस रेशियो है वो है 0.2 है। कितना है, 0.2 है। तो वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, यानी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन या स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, यूनी एक्सियल की केस में यही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ, अभी निगेटिव होगा, म्यू टाइम्स ऑफ क्या, स्ट्रेन इन एक्स। तो म्यू कितना है, 0.2 है, और ए कितना है, 30 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। इस पे जो हम क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और इसमें कुछ और करना चाहते हैं आप तो एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेन इन एक्स है, स्ट्रेन इन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो सकता है, अगर जब रखोगे तो माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट जो है उसको लिखिए, बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसी में लोगों को दिक्कत होती है। पर आप अगर समझ रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे देखते जा रहे हैं तो समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट में बताइए, उसको हम क्या करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, कमेंट में आप बता दीजिए कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है या क्या बताना है, तो फिर से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम जो लोडिंग लगा रहे थे यूनी एक्सियल लोडिंग था, लेकिन अगला जो है वो क्या है, ट्राई एक्सियल लोडिंग है। तो ट्राई एक्सियल लोडिंग में क्या होता है वो देख लीजिए। ट्राई एक्सियल लोडिंग, यानी ये जो ट्राई एक्सियल लोडिंग है वो क्या होगा, ट्राई एक्सियल लोडिंग में क्या होता है, तो सेम वही ब्लॉक लीजिए आप, ऐसे ब्लॉक हमने बनाया था। अब यहाँ पे क्या करना है इस बार, ठीक, अब इसमें जो लोडिंग लगानी है
यानी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लगा दिया आपने, सिग्मा वाई लगा दिया और सिग्मा जेड लगा दिया, सिग्मा इन जेड, यानी तीनों डायरेक्शंस में। अब जो ब्लॉक हमारा बन रहा था, ब्लॉक के एक्स फेस पे भी आपने लोडिंग लगा दी है, वाई फेस पे भी लगा दी है और जेड फेस पे भी लगा दी है, यानी तीनों डायरेक्शंस में आपने जब लोडिंग लगा दी तब क्या होगा, यानी तब किस तरह से जो स्ट्रेन होगा वो कैसे होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इस केस में जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये जो आपका डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है, इसको वाई सपोज कीजिए, इसको आप जेड सपोज कीजिए। तो एक्स डायरेक्शन में तो स्ट्रेन क्या होगा, जो आप सिग्मा एक्स लगा रहे हो, ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में आपने जो लोडिंग लगाई थी उसके कारण पहले तो आप लिखोगे ही लिखोगे, तो वो क्या होता है हमारा सिग्मा एक्स डायरेक्शन बाई क्या ई। सेम उसी हुक्सला से वही फार्मूला लगाना है, तो हुक्सला फिर से एक बार देखिए, सिग्मा इजकल टू क्या लिखते हो आप, ई इंटू स्ट्रेन लिखते हो, तो स्ट्रेन इजकल टू क्या लिखोगे, सिग्मा बाई ई। तो वही चीज़ है ना, उसी तरह से लग रहा है कि नहीं, सिग्मा बाई ई। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन इतना हो गया, लेकिन क्या जब आपने लोडिंग लगाई थी सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगाई थी, आपने वाई डायरेक्शन में भी लगाया और जेड डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, उनका भी इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जो आपने लोडिंग लगाई थी उसको तो आपने लिख लिया सिग्मा बाई, लेकिन जो वाई डायरेक्शन में लोडिंग लगाया है, जब ऊपर आप उसको एक्सटेंड करोगे, तो जो वाई डायरेक्शन में अगर लोडिंग नहीं लगी होती तो क्या होता कि जब ऊपर एक्सटेंड करते तो जो एक्स वाला डायरेक्शन था वो क्या हो जाता, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। ठीक, तो यानी वहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। सेम ऐसे जो जेड डायरेक्शन है, तो वहाँ पे सपोज कीजिए कि वहाँ पे जेड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, ऊपर से भी आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, सॉरी ऊपर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो एक्सटेंशन होने के कारण एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स स्ट्रेन इन जेड। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें। जब आपने एक्स डायरेक्शन में लोडिंग सिर्फ लगाई तो क्या होगा, इसका जो ए वाला डायमेंशंस था एल, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया। लेकिन तो जो चेंज इन लेंथ हुआ तो उसके कारण जो स्ट्रेन आ रहा हमने यहाँ इतना लिख दिया। अब आपको क्या देखना, आप सपोज करना है कि इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस था ही नहीं, तो था ही नहीं, और जेड डायरेक्शन में ही नहीं था, सिर्फ वाई डायरेक्शन में और। तो अगर ये आप वाई डायमेंशंस को एक्सटेंड कर रहे हो तो आप बताइए कि यल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, यल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाई डायरेक्शन में आप लोड लगाओगे तो ए वाई डायरेक्शन वाली चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी, तो अगर बढ़ेगी तो ए वाला अपने आप क्या होगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आया कि जब आप वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लगा रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ कंट्रैक्शन हो रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। और कितना नेगेटिव होगा, म्यू टाइम्स आप जितना आप वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन लगाओगे उसका म्यू टाइम्स नेगेटिव, तो म्यू टाइम हो गया। सेम ऐसे जेड डायरेक्शन वाला भी आप समझ के यहाँ पे लिख सकते हो। तो इतना तो बात आपको समझ में आ गई कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे अगर आपको स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। अब क्या करना है, ये जो वाई डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन लिखना है, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा तो पहले वही हुक्सला वाला स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई, यानी किस डायरेक्शन में, सिग्मा, सिग्मा इन वाई डायरेक्शन बटा ई। ई को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक, अब ये वाई डायरेक्शन में आपने तो लिख लिया, लेकिन अब दो डायरेक्शन में और लगा रखे हैं, ट्राई एक्सियल लोडिंग है इस डायरेक्शन में भी और इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उनका भी इफेक्ट लिखना है, तो वो पहले आप म्यू लगा दोगे। तो अब क्या लिखना है कि स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन जो आपने लगाया, अब एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है वो कितना होता है, सिग्मा एक्स बटा ई होता है, उसका इफेक्ट आपने कंसीडर कर लिया। फिर जेड डायरेक्शन वाले को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो जेड डायरेक्शन में कितना था, सिग्मा इन जेड बटा ई हो गया। तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में आप कैसे लिखोगे, सेम इसी तरह से, जब यहाँ पे स्ट्रेन इन वाई था तो सिग्मा वाई था, यहाँ पे सिग्मा जेड बटा
ई हो गया। अब इसके बाद क्या, ये जेड वाला तो सेम हो गया, बचा कितना, म्यू ऑफ स्ट्रेन इन, जेड वाला लिख लिए हो तो क्या बचा, वाई वाला माइनस म्यू टाइम्स ए वाला एक्स वाला बच्चा। ठीक, यही हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस फार्मूले को और थोड़ा सा कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे और लिख लो, स्ट्रेन इन एक्स सिग्मा एक्स बट्टा ई माइनस म्यू टाइम्स स्ट्रेन इन वाई है तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन यानी सिग्मा वाई बट्टा ई कर सकते हैं आप। यहाँ पे म्यू सिग्मा इन जेड बाई ई कर सकते हैं। ऐसे इसको हमने यहाँ पे लिखा ही है। ठीक, और यानी एक फार्मूला आप यहाँ से याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला, और ए भी आपको याद ही रखना है। और बाकी इसको कन्वर्ट कर सकते हो सिग्मा जेड बट्टा ई माइनस म्यू। स्ट्रेन इन वाई को क्या लिखोगे, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, निकलेगा तो सिग्मा और ई की यूनिट, बाकी सिग्मा में डायरेक्शन वाई लग जाएगा। यहाँ पे म्यू, यहाँ पे क्या लिखना है, सिग्मा स्ट्रेन एक्स, एक्स बट्टा ई। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आगे वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए